नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। सौदा आपका में स्वागत है। कमोडिटी बाजार पर नजर डालने से पहले देख लेते हैं आज सौदा आपका में क्या होगा आपके लिए खास। सबसे पहले कमोडिटी मार्केट्स की ओपनिंग पर फोकस करेंगे और बेहतरीन कमाई के टिप्स लेकर आएंगे आपके लिए जयप्रकाश गुप्ता और रूपा मेहता जुड़ेंगे हमारे साथ। इसके अलावा 10:10 पे समय का इस घंटे का तत्काल ट्रेड आइडिया आपको बताएंगे। निफ्टी में एक दमदार स्ट्रैटेजी और एंजल ब्रोकिंग की तमाम पिक्स लेकर आएंगे समीत चौहान। इसके बाद छोटे शेयर ऊंची छलांग यानी कि स्मॉल कैप्स की दुनिया में किस तरह का एक्शन है उस पर बातचीत। वायदा बाजार में रणनीति बनाने में मदद करेंगे अमित हरचेकर हमारे साथ आज जुड़ेंगे 10:30 के आसपास। 11 बजे आज एप्टेल का यानी कि पावर टैरिफ्स पर फैसला आने वाला है। खासतौर पर टाटा पावर, अदानी पावर के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होगा और पूरे पावर क्षेत्र के लिए बेहद इंपॉर्टेंट ये आउटकम हो सकता है। पूरे पावर सेक्टर और इस फैसले का क्या मतलब है इस पर डिटेल पे बातचीत। और इनके अलावा आपकी जो तमाम क्वेरीज आई हैं, तमाम सवाल जो आए हैं आज, उन पे फटाफट सलाह लेंगे manasjaiswal.com के मानस जायसवाल से। लेकिन एक्साइज के विरोध में पिछले 1 महीने से ज्यादा से आंदोलन कर रहे ज्वेलर्स को वित्त मंत्री ने 2 टूक जवाब दिया है। ईटीवी के संपादक जगदीश चंद्रा से खास बातचीत में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने साफ कर दिया है कि गोल्ड ज्वेलरी से एक्साइज ड्यूटी वापस नहीं होगी। आम आदमी की चीजें उन पे टैक्स लगता है और टैक्स से समाज चलता है, टैक्स से विकास होता है। अब कोई औचित्य नहीं बचा कि लग्जरी गुड्स को टैक्स से बाहर रखा जाए। और जहां तक हैरेसमेंट का सवाल है, जो सुझाव आएगा मैं उसको मानूंगा। हमने यहां तक अब हर राज्य ने वैट लगाया हुआ है गोल्ड पे, तो जो वैट जितने पे आप दे रहे हो उतने पे एक्साइज दे दो। गोल्ड एकमात्र कमोडिटी है जिसपे हमने ये सुविधा दे दी कि कोई इंस्पेक्टर नहीं आएगा, आप सेल्फ सर्टिफिकेशन दीजिए। जितनी मात्रा पे आपने वैट दिया है उसका सेल्फ सर्टिफिकेशन दीजिए। अब बनावटी सपनों के आधार पर आंदोलन चले तो देश उसके आधार पर नहीं चल सकता। तो लंबे अरसे से जो ज्वेलर्स की स्ट्राइक चल रही है उस पे सरकार अपना रुख साफ करती हुई कि ये एक्साइज ड्यूटी हाइक वापस नहीं ली जाएगी। लेकिन अब रुख कमोडिटी बाजार का। और कमोडिटी मार्केट्स की ओपनिंग जल्दी आपकी स्क्रीन पे सामने आती हुई नजर आएगी। कच्चे तेल में कल अच्छा खासा उछाल था, 5.25% के आसपास की मजबूती थी और आज भी अर्ली एशियन कामकाज में मजबूती के साथ कामकाज होता हुआ। तो सबसे पहले कच्चा तेल आपकी स्क्रीन पे आएगा। किस तरह की शुरुआत होती है भारतीय बाजारों में? जी हां, मजबूती के साथ शुरुआत होती हुई 1% उछाल, 26 रुपए ऊपर 2541 के लेवल्स पे यहां पे शुरुआत होती हुई। कल क्यों 5-5.25% के आसपास का उछाल आया था उस पर डिटेल में आगे जाऊंगा मैं, लेकिन पहले क्विकली ओपनिंग सारी देख लीजिए। नेचुरल गैस इंटरनेशनल मार्केट्स में 3/4% के आसपास का दबाव है और भारतीय बाजारों में भी उसी के तर्ज पे 3/4% के आसपास की कमजोरी के साथ शुरुआत होती हुई। सोना इंटरनेशनल मार्केट्स में भी 1/4% के आसपास के उछाल के साथ आज शुरुआत में कामकाज हो रहा था और भारतीय बाजारों में भी उसी की तर्ज पे 1/4% की बढ़त है। चांदी में हम देख रहे हैं ऑलमोस्ट 80 रुपए की मजबूती, 36,064 के लेवल्स पर यहां पे शुरुआत होती हुई। इसके अलावा कच्चे तेल में आपकी स्क्रीन पर वो भाव आते हुए मजबूती के साथ ही कामकाज हो चुका है। बेस मेटल्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे, वहां पे किस तरह की शुरुआत हुई है। कॉपर एकदम सपाट, महज 5 पैसे की कमजोरी के साथ शुरुआत करता हुआ। निकेल में हम देख रहे हैं 1.5 रुपए की दबाव है, तो 1/4% कमजोरी के साथ यहां पे शुरुआत होती हुई। लेड में 15 पैसे के आसपास का दबाव है, हल्की नरमी के साथ शुरुआत है। जिंक महज 5 पैसे दबाव के साथ शुरुआत करता हुआ। एल्यूमिनियम 5 पैसे का उछाल दिखा रहा है, 100 रुपए 60 पैसे के लेवल्स हैं। तो बेस मेटल्स एकदम कल की क्लोजिंग लेवल्स पे कामकाज। मस्टर्ड सीड आधे % से ज्यादा का उछाल शुरुआती कामकाज में। सोयाबीन 2/3% मजबूत, 28 रुपए की तेजी है। सोया ऑयल में 75 पैसे का उछाल है, 660 रुपए 50 पैसे पे शुरुआती कामकाज। क्रूड पाम तेल में 10 पैसे का मामूली दबाव कल की क्लोजिंग पर। चना 2 रुपए की मजबूती दिखाता हुआ 49.32 के लेवल्स पर यहां पे शुरुआत होती हुई। कच्चा तेल आपकी स्क्रीन पे वापस स्क्रीन पे आना चाहिए और वहां पे अब उछाल के साथ कामकाज हो रहा है। दरअसल कल मजबूती जो आई 5-5.25% के आसपास का उछाल आया, वो इसीलिए क्योंकि अमेरिका के आपको याद होगा सरकारी इन्वेंट्री के आंकड़े आने थे EIA के, एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन के। सारा बाजार मान रहा था कि लगातार 8वां हफ्ता होगा, स्टॉक्स बढ़ेंगे और उम्मीद थी कि 32 लाख बैरल्स के आसपास अमेरिका में इन्वेंट्री बढ़ेगी। वो डेटा बड़ा सरप्राइजिंग आया,
एक्चुअली इन्वेंट्री घट गई यूएस में और ऑलमोस्ट 50 लाख 49 लाख बैरल्स के आसपास इन्वेंट्री घटी और इस खबर आने के बाद कच्चे तेल में तगड़ा उछाल आता हुआ नजर आया है। तो लगातार 7 हफ्तों के बाद फाइनली इन्वेंट्री यहां पे यूएस में कमजोर होती हुई नजर आई। बुलियन में, सोने में क्या हुआ, कल आपको याद होगा वो एफओएमसी की जो 15-16 मार्च को बैठक हुई थी उसके मिनट्स आने थे, कल मैं हाईलाइट कर रहा था, वो मिनट्स आए और मिनट्स में यही विवाद था कि अप्रैल में बढ़ाई जाए न बढ़ाई जाए ब्याज दरें। ज्यादातर लोग पक्ष में नहीं थे, ग्लोबल स्लोडाउन को हाईलाइट किया गया और उसमें यह कहा गया जाते जाते कि 2 हाइक शायद पॉसिबल है। तो बाजार उम्मीद पर ही है, जिस तरह की मिनट्स हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उसी तरह के मिनट्स हैं। सोने में हमने लेकिन कल दबाव आता हुआ देखा था क्योंकि ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स में उछाल आया था। सोना लेकिन आज रिकवर करता हुआ और 1/4% के आसपास की बढ़त के साथ इस समय कामकाज होता हुआ, काफी हद तक जो डॉलर में वीकनेस आई है उससे भी सपोर्ट मिलता हुआ सोने को। रुपये आपकी स्क्रीन पर 6650 के लेवल्स पे कामकाज, 6665 के लेवल्स पर हम कल क्लोज हुए थे, तो 15 पैसे की मजबूती के साथ रुपया इस समय कामकाज कर रहा है। लेकिन चलिए कमोडिटी मार्केट्स की ओपनिंग समझने और आज की रणनीति बनाने में मदद करने के लिए हमारे साथ मनीलिशियस कैपिटल के जयप्रकाश गुप्ता और साथ साथ स्मृति कमोडिटीज की रूपा मेहता जुड़ रहे हैं। आप दोनों का ही स्वागत है। जय, पहले आपके पास कच्चा तेल जो 5-5.5% का उछाल आया, आज भी कुछ मजबूती के साथ कामकाज हो रहा है, क्या करूं सर, खरीद डालूं या फिर अभी भी ये यूफोरिया बिल्डअप हुआ एकदम से अचानक वो खबर आने के बाद और अभी भी डिमांड सप्लाई फंडामेंटल्स में कोई बदलाव नहीं और इस उछाल पे ज्यादा भरोसा ना करूं? जी गुड मॉर्निंग आशीष जी। देखिए, जहां तक क्रूड ऑयल की बात है, 17 अप्रैल तक मुझे लगता है वोलेटिलिटी काफी रहेगी मार्केट में। और देखिए, जो पॉजिटिव रुझान है वो जरूर है क्योंकि जो पिछले ओपेक बैठक में जो सिनेरियो था उससे ये सिनेरियो काफी चेंज्ड है और अब ये उम्मीद ये भी लग रही है कि शायद यहाँ पे कोई ना कोई एक कंक्लूजन पहुंचे, या तो प्रोडक्शन फ्रीज पे बात हो, प्रोडक्शन कट तो अभी नहीं चांसेस लग रहे हैं। और दूसरी तरफ ये कल जो इतना इन्वेंट्री गिर के आया है ये भी एक वेलकम स्टेप या कह सकते हैं आप, ये वेलकम न्यूज है। तो मुझे लगता है $41 तक WTI जा सकता है, जो घरेलू मार्केट में करीब 2680-2700 का लेवल हो सकता है। तो खरीदारी कर लूं सर? मौजूदा लेवल से थोड़ा सा अगर डिप मिलता है, आई थिंक 2520-2530 के आसपास, तो अच्छा लेवल रहेगा यहाँ पे एंट्री करने के लिए। अच्छा, सोने और चांदी में क्या करूं सर, वहां पे किस तरह का ट्रेड बनता है? अब वो $1220-1240 के इर्द गिर्द काफी लंबे अरसे से घूमता हुआ नजर आ रहा है, किस तरफ मूव नजर आता है और ट्रेडिंग के लिहाज से रणनीति क्या होगी? देखिए, ट्रेडिंग के लिहाज से मुझे लगता है सेल ऑन राइज की ही रणनीति रखनी चाहिए क्योंकि अभी भी 1242 का एक लेवल है जो मार्केट अभी भी ब्रीच नहीं कर पा रहा है। और मुझे लगता है यहाँ पे एनीथिंग अराउंड $1238-1235 एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। और प्राइसेस में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आज या कल तक 28,300, 28,250 तक लेवल देखने को मिल जाए। ओके, तो सेल ऑन राइज किसी भी उछाल में बिकवाली के मौके ढूंढे 28,300 तक के टारगेट्स के लिए। लेकिन रूपा, स्वागत है आपका भी। एग्री कमोडिटीज में क्या नजर होगी, आपके टॉप ट्रेड्स क्या होंगे मैम? जी गुड मॉर्निंग आशीष जी। देखिए, एग्री कमोडिटीज में हमें लग रहा है कि आज शुगर में थोड़ा प्रेशर जो है वो देखने को मिल सकता है। तो शुगर के अंदर एक पेल को लेकर चल सकते हैं। मेरे कॉन्ट्रैक्ट में 3460 के अराउंड थोड़ा सा बाउंस मिले तो वहां पर एक पेल पोजीशन लेना चाहिए और स्टॉप लॉस जो है वो 3520 का फॉलो करेंगे और वहीं टारगेट जो रहेगा वो 3380 का रहेगा। लेकिन ये बार्ले के अंदर आज एक प्रेशर देखने को मिल सकता है, तो हमें लग रहा है कि बार्ले के अंदर 1560 के अराउंड जो है मे कॉन्ट्रैक्ट में सेलिंग का कॉल लेना चाहिए। स्टॉप लॉस जो है वो 1600 का फॉलो करेंगे और टारगेट जो रहेगा वो 1460 का रहेगा। अच्छा रूपा, आपने चीनी बेचने की बात करी है, पिछले कुछ दिनों से वाकई वो प्रेशर आता हुआ चीनी पे नजर आ रहा है, क्या अब फंडामेंटल्स बिल्कुल बदल गए हैं या फिर ये सिर्फ एक ट्रेडिंग बायस से अच्छे तेजी के बाद प्रॉफिट बुकिंग चल रही है, दबाव आ रहा है? देखिए, फंडामेंटल अभी कोई बहुत ज्यादा अभी बदले नहीं है, लेकिन बिल्कुल अब प्रॉफिट बुकिंग जो है वो हमें देखने को मिल रही है इसके अंदर। और सेकेंडली एक एक्सपोर्ट को लेकर भी खबरें निकल कर आ रही हैं, तो उसके चलते एक प्रेशर जो है वो बनता हुआ हम देख रहे हैं। तो हमें लग रहा है कि अभी ये थोड़ा सा दबाव रह सकता है। ऑलरेडी प्राइसेस के अंदर हमने एक अच्छा खासा अपसाइड मोमेंटम देख लिया है, तो इन लेवल्स पर पोजिशनें भी स्केयर ऑफ होते हुए हम देखेंगे। तो हमें लग रहा है कि अभी बाइंग नहीं करना चाहिए, वेट करना चाहिए। नीचे जो है वो डिप जो है वो 3380 से लेके 3360 तक के लेवल दिखला सकते हैं। ओके जय, मुझे याद है कल की ओपनिंग की तरह आज भी बेस मेटल्स में एकदम ठंडी शुरुआत होती हुई नजर आई है, पर बेस मेटल्स का डायरेक्शनल कॉल क्या ले रहे हैं आप सर, और वहां पे कोई टॉप पिक आपकी हो तो प्लीज बताएं। जी सर, मुझे लगता है बेस मेटल्स में अभी भी सेलिंग का ही रुझान है। अगर ध्यान हो, लास्ट वीक भी मैं बहुत बेरिश था बेस मेटल्स पे और फॉल देखने को मिला है। मुझे लगता है सपोर्ट अभी भी कहीं नहीं है।
तो कॉपर मेरा पिक रहेगा। आई थिंक 317 के आसपास अगर मिले तो बिक्वाली करें। 321 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जरूर रखें। 310, 309 का लेवल मुझे लगता है आज इवनिंग या कल तक देखने को मिल सकते हैं। ओके, और रुपए पे क्या कॉल ले रहे हैं सर? कल हमने अच्छी खासी कमजोरी आती हुई देखी थी, आज तो फिर भी कुछ पैर जमाने की कोशिश कर रहा है रुपया। ये देखिए अभी जिस हिसाब से अगर आप देखें डॉलर इंडेक्स में थोड़ा वीकनेस है, उस हिसाब से लग रहा है कि रुपये में यहाँ आज भी हो सकता है तेजी का रुख देखने को मिले। बट डोमेस्टिक फैक्टर्स मुझे नहीं लगता है आज कोई बड़ा रोल प्ले करेंगे, क्योंकि आरबीआई का मीट वो ऑलरेडी ओवर हो चुका है। तो जो क्रॉस करेंसीज है वो इम्पोर्टेंट फैक्टर है। अगर डॉलर इंडेक्स में आज के दिन कमजोरी रहती है तो हो सकता है रुपये में यहाँ मजबूती बढ़े। 1/4% के आसपास की मजबूती है। तो कल जो वीकनेस आई थी ऑलमोस्ट वाइप आउट होती हुई, कल हमने 19 पैसे के आसपास की कमजोरी आई थी रुपए में देखा था, आज 17 पैसे के आसपास की रिकवरी आती हुई। चलिए, जय और रूपा आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद सीधी सिवास के लिए आज सुबह सुबह वक्त निकालने के लिए। क्विकली बता दूं आपको, कच्चे तेल में अस्थिरता देखने को मिलेगी, वोलेटिलिटी देखने को मिलेगी जब तक वो दोहा की 17 अप्रैल की बैठक पूरी ना हो जाए। लेकिन बाय ऑन डिप्स नजर आता है, यानी कि गिरावट में खरीदारी करके चले, जय मानते हैं। सोने में हालांकि अब शायद प्रेशर आए और किसी भी उछाल में बिकवाली करने के मौके ढूंढने चाहिए 28,300 तक के टारगेट्स के लिए। एग्री कमोडिटीज में चीनी बिकवाली करके चलें, प्रॉफिट बुकिंग या मुनाफावसूली का दबाव हावी हो रहा है 3380 तक के टारगेट्स के लिए। किसी भी हल्के उछाल में बिकवाली करें तो बेहतर लेवल्स होंगे आपके लिए। बार्ली में भी बिकवाली करने की सलाह आ रही है 1460 के टारगेट्स के लिए। और बेस मेटल्स में सेलिंग जो है कंटिन्यू होती हुई शायद नजर आए, और उसमें टॉप पिक है जय की कॉपर। बिकवाली करें 317 के आसपास के लेवल्स पर 310 के टारगेट्स के लिए, लेकिन जय बहुत पॉइंटेडली कह रहे थे 321 के स्टॉप लॉस को जरूर प्लेस करें, तभी ये ट्रेड इनिशिएट करेगा। लेकिन चलिए यहां पे एक छोटा सा ब्रेक लूंगा। आगे सौदा आपका में जोरदार कमाई का तत्काल ट्रेड आइडिया, साथ साथ समीत चौहान की निफ्टी स्ट्रैटेजी और उनकी तमाम पिक्स। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और मैं बाजार की बात करूं उससे पहले आपको बता दूं मौजूदा हालात में वो ट्रेडिंग आइडिया जिससे आप जोरदार कमाई कर सकते हैं। वक्त है तत्काल ट्रेड आइडिया, और इस समय का तत्काल ट्रेड आइडिया है मैक्स ग्रोथ कैपिटल के डायरेक्टर आशुतोष सरना की तरफ से, जिनका मानना है कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन यानी कि आईओसी में खरीदारी करके चलें। 408 के स्टॉप के साथ 416 के टारगेट्स के लिए आप अप्रोच कर सकते हैं। क्विकली अब भारतीय बाजारों का एक चेक ले लीजिए और दबाव के साथ कामकाज। अच्छा, इंटरेस्टिंग है, आपको याद होगा मंगलवार को जब क्रेडिट पॉलिसी आई थी, ग्लोबल संकेत पॉजिटिव नहीं थी तो हमारी 2% की पिटाई हुई। कल हमने उस पिटाई के बाद संभलने की कोशिश करी तो एक अस्थिरता थी, लेकिन फाइनली हल्के हरे निशान में जाके हम बंद हुए। लेकिन आज फिर से दबाव का सिलसिला कंटिन्यू होता हुआ और दिन के लोस पे आपको इंडियन मार्केट्स नजर आएंगे। ऑलमोस्ट 1% सेंसेक्स गिर चुका है, निफ्टी में भी उसी मैग्नीट्यूड का फॉल है। 230 अंक का दबाव सेंसेक्स झेलता हुआ, निफ्टी 65 अंक कमजोर 7550 के लेवल्स पर अब कामकाज करता हुआ। इंटरडे चार्ट्स अगर आ सके तो आपकी स्क्रीन पर नजर आएगा आपको ये लगातार कमजोरी गहराती हुई। और दरअसल संकेत ग्लोबल मार्केट से इतने कमजोर नहीं है, कंसोलिडेशन, हल्के हरे निशान के साथ कामकाज, ओवरनाइट क्यूज तो पॉजिटिव थे, आज एशिया भी बुरा कामकाज नहीं कर रहा है, तो हम स्पेसिफिकली इस समय अंडर परफॉर्म करते हुए आपको नजर आएंगे। दिक्कत की बात यह है ब्रॉडर मार्केट्स, आपको याद होगा कल जब हम फ्लैट थे निफ्टी सेंसेक्स में तो स्मॉल कैप मिड कैप्स में अच्छी खरीदारी थी 1% की। आज उस पॉकेट में पिटाई भी कम है तो उस लिहाज से आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। मिड कैप्स एकदम सपाट हैं जबकि सेंसेक्स निफ्टी 1% कमजोर है, स्मॉल कैप्स में भी 1/4% से कम का दबाव है, लेकिन लाल निशान में जरूर कामकाज हो रहा है। इसलिए मार्केट ब्रेथ इतनी ज्यादा कमजोर नहीं है क्योंकि ब्रॉडर मार्केट्स में इतनी ज्यादा पिटाई नहीं है। तो हर 3 बढ़ने वालों के सामने 4 स्टॉक्स ऐसे हैं जो कमजोरी के साथ इस समय कामकाज कर रहे हैं, तो वहां पे बहुत ज्यादा डिस्ट्रप्शन आपको नजर नहीं आएगा अंटिल अनलेस ये गिरावट फैलती हुई नजर ना आए, छोटे मझोले शेयरों में फैले ना। तो अब तक तो लार्ज कैप्स में सीमित नजर आ रही है, लेकिन नर्वसनेस के साथ दबाव के साथ अक्रॉस मार्केट कामकाज हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं। अब बाजार की नजर खासतौर पर रिजल्ट सीजन कुछ कंपनीज के शुरू हो चुके हैं, मोटे तौर पर अगले हफ्ते से रिजल्ट सीजन की शुरुआत होगी तो उस पर होने वाली है। मॉनसून सब के लिए वेट करेंगे, अब वो बड़ा ट्रिगर होगा बाजार के लिए, लेकिन अब ये टाइम लगना है इन सबको प्ले आउट होने में। इस बीच दिक्कत की बात थी कि एफआई के फ्लोज एकदम से टर्न अराउंड हो गए। अब तक हम कह रहे थे एफआई लगातार इंडियन मार्केट्स में कैश मार्केट में पैसा झोंक रहे हैं। कल मैंने हाईलाइट करा था, परसों 800 करोड़ रुपए की बिकवाली का नंबर आया था और कल के ट्रेडिंग सेशन में फिर 500 करोड़ रुपए कैश मार्केट में बिकवाली कर डाली है। तो एफआई के फ्लोज अब अच्छे बाइंग नंबर्स 24,000 करोड़ रुपए के आसपास मार्च की बाइंग नंबर्स के बाद
अब वो लाल निशान में जाते हुए नजर आ रहे हैं, अब वो बिकवाली के नंबर्स आते हुए, तो ये दिक्कत की बात बाजार के लिए इस समय। लेकिन कुछ स्टॉक्स हैं जो बाजार पर दबाव बना रहे हैं, और वो तमाम स्टॉक जो मैं हाईलाइट करूंगा वो हैवी वेट्स है। HDFC आज फिर प्रेशर में आता हुआ ये स्टॉक, इन्फोसिस दबाव में, आईटीसी दबाव में। तो निफ्टी के या सेंसेक्स के टॉप 3 कंट्रीब्यूटर्स जो हैं और हैवी वेट जो हैं वो तीनों आज अच्छे खासे प्रेशर में है। इसके अलावा मारुति आपकी स्क्रीन पर आया था, HDFC बैंक, ICICI बैंक को और जोड़ लीजिए आप, तो ये वो तमाम हैवी वेट्स हैं जो बाजार पे इस समय दबाव बना रहे हैं। मेरे साथ अब एंजल ब्रोकिंग के समीत चौहान जुड़ रहे हैं। समीत, ये जो प्रेशर इसे कैसे देख रहे हैं? मुझे याद है जब उछाल आ रहा था बाजार, जब डायरेक्शनल कॉल था ऊपर की तरफ जाने का, तो 75-50 वो जोन था, 75-50 वो लेवल था जो बड़ा रेजिस्टेंस के तौर पे था। अब हम उसी लेवल्स पे ऊपर की तरफ से नीचे आते हुए नजर आ रहे हैं। कितना क्रूशियल है लेवल आप मानते हैं, और बाजार पे अब कॉल क्या होगा, और दबाव गिराने वाला है क्या सर? देखिए आशीष, अगर हम 2 से 3 वीक्स पहले की बात करें तो वहां पे एक 75-50, 75-80 का रेजिस्टेंस था, वो निफ्टी ने ब्रेक करके वहां से हमने एक सर्च देखी थी। उसके बाद अगर हम लास्ट 2 वीक की प्राइस एक्शन देखें, जब भी निफ्टी 75-80, 75-90 के आसपास आता था, वहां पे हम बाइंग इंटरेस्ट देख सकते थे, और वहां से एक अच्छा खासा उछाल आ रहा था। कल भी हमने देखा कि निफ्टी ने 75-90 के आसपास एक लो बना के एक माइनर पुल बैक दिया। बट जो ट्यूजडे के सेशन पे जो मार्केट डेवलपमेंट्स हुई थी, वो क्लियरली इंडिकेट करती है कि ये प्रॉफिट बुकिंग और थोड़ी एक्सटेंड होगी आने वाले 2 या 4 दिनों में। 7750, 7780 का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, वहां से एक पुल बैक आना काफी लाजमी था जब हमने 800-900 पॉइंट्स की एक वर्टिकल रैली देखी थी। और आज हमने इंट्राडे बेसिस पे वो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल जो 7580 का था वो भी ब्रीच कर दिया है। सो मेरे ख्याल से ये सेलिंग प्रेशर और थोड़ा कंटिन्यू रहेगा। तो हमारे फिलहाल अगर मोमेंटम ट्रेडर्स है तो डेफिनेटली शॉर्ट साइड पे ही रहना चाहिए। हमने स्टॉप लॉस कल के आज के हाई का दिया था जो कि 7632 के आसपास है, बट मेरे ख्याल से लास्ट 15 मिनट में निफ्टी ने एक अच्छा खासा फॉल देखा है, तो वो स्टॉप लॉस अभी मेरे ख्याल से थोड़ा और नीचे अभी करना पड़ेगा। 7600 के ऊपर स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, और ये मोमेंटम में निफ्टी 7500, 7490 के स्तर डेफिनेटली टेस्ट कर सकता है। ओके, अब 75-50 के नीचे हम कामकाज करते हुए, तो जब हम ऊपर की चाल ले रहे थे तो एक बड़ा रेजिस्टेंस के तौर पे 75-50 था, और अब उसके नीचे हम जाते हुए 75-44 के लेवल्स। निफ्टी में बिकवाली करने की समीत की राय, 7500, 7490 के टारगेट्स और स्टॉप लॉसेस 7600 के ऊपर अपने प्लेस करें। मैं आगे समीत से उनकी स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति या पिक्स लूंगा, लेकिन CNBC आवाज पर जल्द शुरू होने वाला है एडवाइजरी का सबसे बड़ा महासंग्राम। देखिए मार्केट एक्सपर्ट्स के इस महामुकाबले में कौन होगा प्रो एडवाइजरी चैंपियनशिप सीजन 1 का विजेता, किसे मिलेगा इंडिया के बेस्ट एनालिस्ट का किताब। जानने के लिए डाउनलोड करें एडवाइजरी मंडी मोबाइल ऐप। अब आपके पास भी मौका है 8 लाख रुपए तक के इनाम जीतने का। दर्शकों, रजिस्टर करने के लिए सेबी रजिस्ट्रेशन नंबर की जरूरत नहीं है। चलिए इस ब्रेक के बाद समीत के टॉप ट्रेडिंग बेट्स और छोटे शेयर ऊंची छलांग पूजा जोड़ेंगे हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो 75-45 के जो लेवल्स की मैं बात करता हूं, उन लेवल्स के आसपास अब रुकता हुआ, थमता हुआ, इससे ज्यादा दबाव नहीं देखने को मिला एटलीस्ट अब तक। तो अब देखते हैं इससे ज्यादा डाउनसाइड आती है कि नहीं आती दिन के दौरान। लेकिन अब हमारे साथ पूजा त्रिपाठी जुड़ रही हैं, वो ऐसे स्मॉल कैप शेयर लेकर आई हैं जिनमें आज तगड़ा एक्शन दिख रहा है। तो पूजा बताइए, कौन से स्मॉल कैप शेयरों में हलचल दिख रही है? जी, पहले स्मॉल कैप इंडेक्स का एक चेक ले लेते हैं। 30 अंक की कमजोरी के साथ ये इंडेक्स ट्रेड कर रहा है, लेकिन काफी सारे इंडेक्स ऐसे हैं जो खबरों की वजह से इनमें काफी मजबूती देखने को मिल रही है। डायमंड पावर की बात कर ले, 15 से 16% की मजबूती के साथ ये काउंटर ट्रेड कर रहा है, और ज्यूएल ऑफशोर में भी अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। दोनों ही खबरों के दम पर चल रहे हैं। डायमंड पावर में खबर है कि कोटक महिंद्रा बैंक की यूनिट इसमें स्टेक खरीद चुकी है, और ज्यूएल ऑफशोर में SDR की बात चल रही है, और इस खबरों की वजह से ये दोनों शेयर में आज अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। और इसके अलावा तमाम ऑफशोर कंपनीज में आज तेजी है। अबान ऑफशोर, डॉल्फिन ऑफशोर भी मजबूती के साथ आज कारोबार कर रहे हैं। मीडिया स्टॉक्स भी आज बजिंग है। कल भी हमने देखा था कि अच्छी तेजी देखने को मिल रही थी इन काउंटर्स में, और आज भी तेजी के साथ कारोबार कर रहा है। टिप्स इंडस्ट्रीज ने भी अपना नया 52 वीक हाई बनाया। प्रीतीश नंदी में हम देख रहे हैं 7% की तेजी के साथ ये काउंटर ट्रेड कर रहा है। टिप्स इंडस्ट्रीज में भी 5% की मजबूती देखने को मिल रही है। शुगर स्टॉक आज भी इन सभी काउंटर्स में अच्छी खासी तेजी है।
अपर गंगेल, धरानी शुगर्स, कोठारी शुगर्स सभी में करीब 4 से 5% की तेजी आज देखने को मिल रही है। और इसके अलावा जो बाकी स्मॉल कैप गेनर्स है जिनमें आज हम अच्छी तेजी देख रहे हैं, इसमें इंडिया बुल वेंचर्स, डेल्टा कॉर्प, ITNL और JBF इंडस्ट्रीज भी मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं। ओके, तो ये तमाम स्मॉल कैप स्टॉक्स है जो आज एक्शन में है, लेकिन समीत मेरे साथ जुड़े हुए हैं। समीत, आपने हमें निफ्टी की कॉल दी, बिकवाली करने की सलाह थी, कुछ स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज भी शेयर करें सर। यस, इंडेक्स के मोमेंटम के साथ जाएंगे। 3 रिकमेंडेशन है, उसमें से 2 शॉर्ट साइड पे होंगी। पहला होगा हीरो मोटोकॉर्प, जो क्लियरली एक अच्छी खासी रैली के बाद कहीं ना कहीं पे उसके रेजिस्टेंस के आसपास ट्रेड कर रहा है। डे बिफोर यस्टरडे हमने एक बेरिश पैटर्न देखा था जो आज इंट्राडे बेसिस पे कंफर्म भी हो गया है। तो हीरो मोटर में हम एक थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देख सकते हैं फ्रॉम करंट लेवल 2830 2850 के हम लेवल एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और ये शॉर्ट किया जा सकता है 3020 के स्टॉप लॉस से। दूसरा प्राइवेट बैंकिंग स्पेस से होगा यस बैंक। लास्ट 2-3-4 दिनों से हम इस पे हमारा नेगेटिव स्टांस मेंटेन कर रहे हैं। 850-855 के लेवल से हम इसको शॉर्ट रिकमेंड कर रहे हैं, बट करंट लेवल पे भी अगर देखें निफ्टी में नीचे की तरफ मोमेंटम है तो ये पार्टिसिपेट कर सकता है, तो इसको शॉर्ट किया जा सकता है 860 के स्टॉप लॉस के साथ। और हमारा एक नियर टर्म टारगेट इसमें 805-800 का है। और फाइनल रिकमेंडेशन बाय साइड पे होगा, बट वो करंट लेवल पे नहीं होगा, ये प्री डिफाइंड लेवल उसकी होगी 1430 की। 1430 के लेवल पे जाता है, उसके ऊपर जाता है तो इसमें एक ब्रेकआउट कंफर्म होगा, तो वहां पे एक लॉन्ग साइड पे पोजीशन ली जा सकती है। 1360 का टारगेट स्टॉप लॉस होगा, और टारगेट हमारा 1530 से लेके 1550 का होगा। ओके, तो हीरो मोटोकॉर्प और येस बैंक में बिकवाली करने की सलाह और अजंता फार्मा में खरीदारी करने की रणनीति। 2 स्टॉक्स जो आपके रडार पर रहने चाहिए वो है एक मारुति सुजुकी, वायदा में 3.25% का दबाव, और HDFC 3% की कमजोरी के साथ इस समय कामकाज करता हुआ। लेकिन चलिए, इस शो में अब इस समय इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक लूंगा, ब्रेक के बाद CNBC आवाज के मार्केट एडिटर अनिल सिंघवी, इनफैक्ट वो मेरे साथ अब स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। अनिल खास तौर पे वायदा बाजार की रणनीति के साथ एक शो लेकर आएंगे। अनिल जी, क्या खास होने वाला आज शो में? देखिए, बाजार में तेज गिरावट हुई है, और अब बड़ा सवाल लोग ये जानना चाहते हैं कि अगला अहम सपोर्ट कहाँ है, और क्या यहाँ पर एक काउंटर ट्रेड लेकर खरीदारी करने का मौका है, या फिर 7500 भी टूट जाएगा। बैंक निफ्टी में क्या है, और खास तौर से इस तरह का जब बड़ा उतार चढ़ाव हो, ट्रेडर्स फंसे होते हैं। मदद करेंगे हम आपकी ट्रेडर्स हॉटलाइन में एक छोटे से ब्रेक के बाद। एशियाई बाजारों की कमजोरी से टूटे भारतीय बाजार। सेंसेक्स ने खाया 200 अंकों का गोता, निफ्टी 50 अंक नीचे। टाटा पावर और अदानी पावर के शेयरों में मजबूती, कुछ ही देर में आएगा एपेलेट ट्रिब्यूनल का मुंद्रा UMPP पर फैसला। भेल के प्रोविजनल नतीजे आएंगे आज, नतीजों से पहले शेयर में मजबूती। CNBC आवाज की खबर पर मुहर, बैंकों ने ठुकराया विजय माल्या का 4000 रुपए करोड़ की कर्ज वापसी का प्रस्ताव। जेपी ग्रुप को एक और बड़ा झटका, एक्सिस बैंक ने ग्रेटर नोएडा वाले हेडक्वार्टर को लिया अपने कब्जे में। ग्रुप पर है बैंकों का 60,000 करोड़ रुपए का कर्ज। और IPL टीम मुंबई इंडियंस की प्रमोटर नीता अंबानी ने BSE की ओपनिंग बेल बजाई। मुंबई इंडियंस के कोच रिकी पॉन्टिंग और कैप्टन रोहित शर्मा भी रहे मौजूद। कल से शुरू होगा IPL का सीजन 9। नमस्कार, ट्रेडर्स हॉटलाइन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंघवी, और आपके लिए है हमारा ये खास शो उन तमाम ट्रेडर्स के लिए जिन्हें आज की बाजार की कमजोरी में राय लेनी है अपने सौदों पर। जी हां, आपने कोई भी ट्रेड किया है या करना चाहते तो फोन जरूर करें, और खास तौर से वायदा कारोबार के ट्रेडर्स। हमारा टोल फ्री नंबर आपके सामने 180020097890। लेकिन अगर आप चाहें तो हमें व्हाट्सएप मैसेज भी भेज सकते हैं, और ये नंबर भी आपकी स्क्रीन पर 7045220000। आप हमें मैसेज भेजें, हम सामने से आपको फोन करके आपके सवाल लेंगे हमारे कार्यक्रम में।
चलिए हमारे साथ अब हमारे दो खास मेहमान आज कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं जो आपके सौदों पर राय देंगे। समित चौहान तो हमारे साथ हैं ही एंजल ब्रोकिंग के तकनीकी राय देने के लिए, लेकिन वायदा कारोबार की रणनीति बताने के लिए A+ एनालिटिक्स के चीफ टेक्निकल स्ट्रेटेजिस्ट अमित हर्चेकर भी अब कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। आप दोनों का स्वागत है। अमित, शुरुआत आपके साथ की जाए। निफ्टी बेहद इंटरेस्टिंग लेवल पर है, 7,550 के आसपास। क्या करें यहां पर, तेजी या मंदी? देखिए, पहले तो हमें समझना चाहिए कि पिछले 2 दिन की जो मार्केट मूवमेंट थी उसमें वॉल्यूम्स ऑलमोस्ट 20% बिलो एवरेज थे। हिस्टोरिकली हम देखेंगे जा चुका है कि जब भी आरबीआई पॉलिसी होता है तो एटलीस्ट वॉल्यूम्स 15 से 20% एवरेज वॉल्यूम से ज्यादा होता है। तो इसी बार वॉल्यूम्स काफी कम थे, इसी कारण 7550 टू 7600 एक काफी इंपॉर्टेंट टर्न अराउंड बन सकता है। लेकिन मेरी यही राय होगी कि आपको थोड़ा वेट करना चाहिए। अगर निफ्टी फ्यूचर्स, क्योंकि कल का जो वीवैप लेवल था निफ्टी फ्यूचर्स में अराउंड 7625 था, अगर 7630 के ऊपर निफ्टी फ्यूचर्स चलता है तो एक बाय की सलाह होगी और हमारा लक्ष्य अराउंड 7740 का होगा और उसके बाद में स्टॉप लॉस 7580 का होगा। लेकिन कल का जब तक वीवैप लेवल विच इज 7630 जब तक ना टूटे, आपको बाय करने की सलाह नहीं होगी। 7630 इसके ऊपर निकले निफ्टी फ्यूचर तभी खरीदें और तब स्टॉप लॉस होगा 7580 का। 7730 के लक्ष्य के लिए तो कंडीशनल बाय है, कंडीशनल खरीदारी की राय अमित की तरफ से। लेकिन अमित, बैंक निफ्टी जो कि निफ्टी के मुकाबले में ज्यादा कमजोर था, लेकिन अब सिचुएशन ऐसी दिख रही कि बैंक निफ्टी और निफ्टी लगभग बराबर गिरे हुए हैं, यहां पर क्या किया जाए? देखिए, इसमें बैंक निफ्टी में ओवरऑल व्यू नेगेटिव ही है, लेकिन अभी भी ये काफी सपोर्ट जोन पे है, तो यहाँ से एक रिबाउंड आ सकता है। उसमें भी एक कंडीशनल बाय ही बनता है, 15,820 के ऊपर ही बाय करें, जो कि कल के हाई के अराउंड ही बनता है। अगर उसके ऊपर चलता है तो इसमें शॉर्ट कवरिंग आने की उम्मीद है, क्योंकि डिक्लाइन लो वॉल्यूम्स पे हुई है। काफी पॉसिबिलिटी है कि इसमें एक रिट्रेसमेंट के बाद आपको बड़ी गिरावट आए। तो 15,600 तो 15,700 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, लेकिन इसमें भी राय होगी 15,820 टूटता है तो एटलीस्ट 200 से 250 पॉइंट की तेजी आ सकती है। ओके, 200 से 250 पॉइंट तक की तेजी बैंक निफ्टी में बन सकती है, लेकिन कब बनेगी? जब बैंक निफ्टी 15,820 के पार निकलेगा तब खरीदेगा। तब लगाइए आप स्टॉप लॉस 15,500 पर, 16,300 के लक्ष्य के लिए। यानी कि अमित को भरोसा पूरा है कि पुराने लेवल्स फिर से आते हुए दिखेंगे। एक बार की निफ्टी अपना करेक्शन पूरा कर ले, बैंक निफ्टी अपना पूरा करेक्शन खत्म करें उसके बाद। चलिए दर्शकों के सवाल लेते हैं। सबसे पहले आज हम शुरुआत करते हैं श्याम जी के साथ, जो मुरैना से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है। सर नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। सर, मेरे पास L&T फाइनेंस होल्डिंग लिया हुआ है मैंने। हाँ जी। और 75 का कॉल है, ₹1.95 पे लिया है। ओके, ₹1 टारगेट और स्टॉप लॉस, और सर मैं इसको एवरेज करना चाह रहा हूँ, लॉस हो रहा है तो ₹1.95 पे लिया है, ₹1.30 भाव है। आप एवरेज भी करना चाहते हैं, स्टॉप लॉस और टारगेट भी चाहते हैं, राइट? जी जी जी। चलिए अभी पूछ लेते हैं। समित, क्या कहेंगे आप? तकनीकी तौर पर चार्ट पर क्या सिचुएशन है? स्टॉप लॉस टारगेट चाहे तो आप फ्यूचर के दे दें, अगर एवरेज करने की आपकी राय है तो वो भी बताएं। देखिए, मार्च मंथ के अगर स्टार्टिंग पॉइंट से हम देखें तो ये स्टॉक 54-55 के आसपास ट्रेड कर रहा था। वहां से हमने एक वर्टिकल रैली देखी है, मोर देन 25-30% एप्रिसिएशन एक शॉर्ट स्पैन में हुआ है। उसके बाद अगर देखें तो 72-74 पे उसके एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है, तो उसके आसपास कल उसने एक हाई बनाया था और आज हमने थोड़ा बहुत इसमें एक प्रॉफिट बुकिंग देखा है। सो मेरे ख्याल से यहाँ पे करंट लेवल पे एवरेज तो डेफिनेटली नहीं करना चाहिए। इन केस अगर यहाँ से कोई भी इनको बाउंस मिलता है वापस आज या 1-2 दिन में अगर बाउंस मिलता है तो उनके जो कॉल ऑप्शन उन्होंने बाय किया वहां पे एग्जिट कीजिए, क्योंकि 72 से लेके 74 का लेवल ब्रेक करना एक चैलेंजिंग टास्क होगा अब आने वाले कुछ दिनों के लिए। सो एक प्रोबेबिलिटी ये हो सकती है ये स्टॉक में भी एक प्रॉफिट बुकिंग ना दे, डिसेंट करेक्शन ना दे, ये कंसोलिडेट हो सकता है, जिसमें इनका टाइम वैल्यू की वजह से जो प्रीमियम है वो इरोड हो सकता है। सो मेरे ख्याल से एक छोटा मोटा बाउंस आता है तो वहां पे इनकी पोजीशन इनको एग्जिट करनी चाहिए। तो श्याम जी, चलिए उछाल आए तो निकल जाएं, ज्यादा मुनाफे की उम्मीद ना करें, एवरेज करने का ना सोचे, ये राय है समित चौहान की आपके लिए। पुणे से अगले दर्शक हमारे साथ हैं फोन लाइन पर इस वक्त, योगेश। लेते हैं उनका सवाल। योगेश जी नमस्कार। नमस्कार अनिल जी। जी, मैंने SBI का कॉल लिया था क्लोजिंग पे 12.70 पे। कौन सी स्टैक पे? 190 का 190 का कॉल लिया था 12.70 पे, और पुट भी लिया था 7.15 पे, दोनों बाय किया हुआ था।
तो दोनों पोजीशन मेरी बनी हुई है, तो मैं निकाल लूं या क्या करूं? अच्छा, पुट और कॉल दोनों आपने एक ही प्राइस का 190 का खरीदा है ये? एग्जैक्टली। क्या सोच के? बिकॉज ऑफ क्रेडिट पॉलिसी, मतलब पता नहीं था कि ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, इसलिए दोनों लेके रखा था। आपने सोचा एकदम सही था, लेकिन एक चीज यहाँ पे योगेश जी ध्यान रखिए, कभी भी आप किसी भी बड़ी इवेंट के पहले ट्रेड करते हैं, पुट और कॉल दोनों खरीदते हैं, प्रीमियम देते हैं, तो आप ये सोचकर करते हैं कि एक बड़ा उछाल या बड़ी गिरावट आएगी, उसमें मुझे पैसा बनेगा। अब जब ये इवेंट हो जाए तो उसके बाद बाजार का रुख देखिए कि वो उछाल आ रहा है, गिरावट। समझिए जैसे इस केस में गिरावट आना शुरू हुई बैंकिंग शेयरों में, तो आपको तुरंत पहले कॉल ऑप्शन में से निकलना चाहिए, क्योंकि बाद में प्रीमियम तेजी से घटती है, रिस्क प्रीमियम कम हो जाती है तो ऑप्शन की प्रीमियम तेजी से घटती है, तो फिर आप फायदा नहीं ले पाते हैं। चलिए कोई बात नहीं, अगली बार से ये ध्यान जरूर रखिएगा, लेकिन फिलहाल आपके पास पुट और कॉल दोनों ही है। पूछ लेते हैं हम अमित से। अमित हरचेकर हमारे साथ है। अमित, एसबीआई का 190 का कॉल भी है, पुट भी है, इन्हें क्या करना चाहिए बताइए? माफ कीजिए, कौन सा स्टॉक? एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पुट खरीदा है इन्होंने, 190 का कॉल खरीदा, 190 का पुट के लिए प्रीमियम दिए 12 रुपए 75 पैसे, और इसमें कॉल में पुट के लिए दिए 7 रुपए की प्रीमियम, कॉल के लिए 12.75, तो कुल मिलाकर ये समझ लीजिए इनकी दोनों की कॉस्ट जो मिलाकर है वो 20 रुपए के आसपास की है। एक बार मैं आपको इस वक्त का भाव बता दूं, पुट और कॉल दोनों का। पुट है इस वक्त मेरे ख्याल से 3 साढ़े 3 रुपए के आसपास। देखिए कॉल तो है आपका 190 का अभी चल रहा है 11.25। अच्छा 11.25 पुट का भाव है, पुट बढ़ेगा क्योंकि नीचे आया है, तो पुट का भाव है 11.25 और कॉल का भाव भी बता दूं 3 रुपए के आसपास कुछ था, 3.65, यानी 15-16 रुपए अभी इनको कुल मिला के प्रीमियम मिल रही है, और इन्होंने दी है प्रीमियम 20 रुपए की, तो 4 रुपए के नुकसान में बैठे हैं इस वक्त योगेश जी। तो बताइए इनके लिए क्या राय होगी? देखिए मेरे हिसाब से इन्होंने ये स्ट्रेटेजी अभी भी होल्ड करनी चाहिए। एसबीआई काफी वोलेटाइल स्टॉक है, लेकिन उसका ओवरऑल डायरेक्शन काफी नेगेटिव है। अगर मार्केट में भी रिबाउंड आती है तो एसबीआई अभी 190 के ऊपर जाना बहुत मुश्किल है। तो मेरी यही राय होगी कि क्योंकि काफी इन्होंने रिस्क मैनेज किया है, कभी भी पॉसिबिलिटी है कि एसबीआई यहाँ से गिर के 170 के लेवल पे आए, क्योंकि वहां पे एक राइजिंग गैप थी। तो स्ट्रेटेजी होल्ड होगी। आपको ये रखना है कि आपका जो कॉल ऑप्शन है उसमें आप स्टॉप लॉस रखें। अगर स्टॉक 180 के नीचे फिसलता है तो आप अपने कॉल ऑप्शंस को क्लियरली एग्जिट करिए। जब तक 180 के ऊपर है एक रिबाउंड की पॉसिबिलिटी है, बट ओवरऑल व्यू नेगेटिव ही बनता है एसबीआई में। चलिए 180 रुपए के नीचे जाए तो कॉल में से निकल जाए। अब 1-2 रुपए की और रिस्क है वो रखिए योगेश जी, और पुट में अगर उम्मीद करें कि जैसे बाजार ढीला हो रहा है आपका पैसा बन जाए तो नुकसान कवर हो जाए। लेकिन ये ध्यान जरूर रखिएगा अगली बार इवेंट होते ही एक पुट या कॉल आपको खत्म करना जरूरी है, नहीं तो आप पैसा नहीं बना पाएंगे, ये ध्यान में रखिएगा। क्योंकि जनरली इवेंट के पहले ऑप्शन राइटर जो ऑप्शन बेचते हैं वो प्रीमियम में तेजी से गिरावट जो आती है उससे पैसा बनाते, तो आप सावधान रहें, ऐसा किसी को आसानी से पैसा बनाने मत दे अपनी कॉस्ट पर। चलिए अगले दर्शक हमारे साथ इस वक्त दिल्ली से हैं समीर, फोन लाइन पर। समीर जी नमस्कार, क्या जानना चाहते हैं? जी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, मैंने एक अशोक लेलैंड खरीदा था, एक लॉट अप्रैल का 109.50 पे, और अजंता फार्मा एक लॉट 1420 रुपए पे, क्या करें अभी? ओके, अशोक लेलैंड खरीदा है आपने 109.50, और अजंता फार्मा में भी आपकी तेजी की पोजीशन है 1420 की। चलिए समित चार्ट देखकर बताएं। 109.50 की खरीद है, थोड़ा नुकसान है 2 रुपए का, क्या किया जाए? स्टॉप लॉस टारगेट? देखिए रिसेंटली हमने एक मेजर रेजिस्टेंस है अशोक लेलैंड में ब्रेकआउट देखा था 9900 का, जो एक प्रीवियस हर्डल था, और उसके बाद हमने एक शार्प मूव देखी है ऊपर की तरफ। बट 111 112 ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। अगर हम रिट्रेसमेंट लेवल्स देखें नीचे की मूव के, तो वो उसके आसपास कहीं पे वो कोइंसाइड हो रहे हैं, वहां से हमने प्रॉफिट बुकिंग देखी है, और लास्ट 4 दिनों में ये स्टॉक नियरली 4-5% करेक्शन दे चुका है। यस, बाय ऑन डिप्स रहेगा अगर आप मीडियम टर्म व्यू इसमें रखते हो तो, बट नियर टर्म व्यू में अगर ये स्टॉक 106.50 के नीचे जाता है तो इसमें ये प्रॉफिट बुकिंग और कंटिन्यू रहेगा 103-104 की तरफ। तो मेरे ख्याल से 106.5 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन कीजिए। ऊपर की तरफ 110 के ऊपर इसमें वापस एक अच्छी खासी मूव स्टार्ट हो सकती है। चलिए तो ये है राय। लेकिन अजंता फार्मा 1420 में खरीदा हुआ है। समित इसके चार्ट्स भी देखकर बताएं क्या करना चाहिए?
देखिए अनिल जी, अभी आई गेस 10 मिनट्स पहले ही हमने एक रेकमेंड किया हुआ है अजंता फार्मा बाय साइड पे, बट वो एक प्री डिफाइंड लेवल हमने दिया है 1430 का कैश सेगमेंट में। जैसे ये 1430 का लेवल ब्रेक होता है अजंता फार्मा में, इसमें एक वीकली बेसिस पे भी एक ब्रेकआउट कंफर्म हो सकता है। वो केस में ये 1500 1550 के लेवल भी दिखा सकता है। सो मेरे ख्याल से फिलहाल वेट कीजिए। अभी अगर इनको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है तो 1360 का ही एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल होगा, या फिर अगर इनको रिस्क ज्यादा नहीं लेनी, इनके कॉस्ट के आसपास ही ट्रेड कर रहा है तो एग्जिट कीजिए, और जैसे ब्रेकआउट आता है 1430 के ऊपर पोजीशन रीइनिशिएट कीजिए। चलिए, तो ये है राय आपके लिए इन तमाम शेयरों पर। इन पर नजर रखिएगा समीर जी, और इस लिहाज से आपको ट्रेड करना है। अगले दर्शक हमारे साथ हैं जलगांव से अश्विन, लेते हैं उनका सवाल। सर पूछिए। सर JSW स्टील है, 2 लॉट 1250 रुपए शॉर्ट है। शॉर्ट किया आपने? फ्यूचर क्यों किया शॉर्ट? यस सर। क्या वजह से शॉर्ट किया आपने? 1180 रुपए का टारगेट था मन में, लेकिन वो नीचे गया ही नहीं, ऊपर ही ऊपर गया। 52 हफ्तों के उच्चतम स्तर पर रोज चल रहा है, ये तो शेयर बढ़ रहा है, लाइफ टाइम आए, तो ऐसे क्यों बेच रहे हैं सर आप? ट्रेंड के विपरीत नहीं चले? स्टील में करेक्शन आएगा ये मान के अपन ये शॉर्ट किए थे। हाँ, लेकिन न्यूज सेक्टर के लिए पॉजिटिव आ रही है, ड्यूटी की भी बात हो रही, तो थोड़ा ध्यान रखें। चलिए, अब कोई बात नहीं, 1250 में आपकी शॉर्ट हो गई है, तो एक बार अमित से पूछते हैं। अमित, वायदा कारोबार में इनके 2 फ्यूचर शॉर्ट है 1250 में, क्या करना चाहिए इन्हें? देखिए, मेरी सलाह होगी कि इनको एक एग्जिट कॉल लेना होगा, क्योंकि ग्लोबली अगर डॉलर वीक होता है तो उसका सबसे ज्यादा बेनिफिट मेटल स्टॉक्स को हो रहा है, और हम वही देख रहे हैं। डॉलर्स बास्केट ऑफ करेंसीज के अगेंस्ट वीक हो रहा है, और उसके वजह से टाटा स्टील, वेदांता और हिंडाल्को जैसे स्टॉक में काफी रैली आ रही है। जब तक स्टॉक 1250 के नीचे क्लोजिंग नहीं आती है, अभी भी ट्रेंड पॉजिटिव है, और ऊपर की तरफ 1320 या 1340 की तरफ जाने की उम्मीद है। तो एग्जिट करें, अपसाइड एक्सटेंड भी हो सकती है, और इस लेवल पे अपना लॉस मिनिमाइज करके निकल जाए। ठीक बात है। चलिए, तो ये राय है आपके लिए JSW स्टील पर। निकल जाएं सर, मुनाफा बनने की संभावना कम है, स्टॉक मजबूत है, ये ध्यान रखें आप जरूर। लेकिन बता दें आपको, CNBC आवाज पर जल्द शुरू होने वाला है एडवाइजरी का सबसे बड़ा महासंग्राम। देखिए, मार्केट एक्सपर्ट्स के इस महामुकाबले का कौन होगा प्रो एडवाइजरी चैंपियनशिप सीजन 1 का विजेता, किसे मिलेगा इंडिया का बेस्ट एनालिस्ट का खिताब। जानने के लिए डाउनलोड करें advisorymonday.com मोबाइल ऐप। आपके पास भी मौका है 8 लाख रुपए तक का इनाम जीतने का, और दर्शकों को सेबी रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। हरे निशान में लौटते हुए इस वक्त मिड कैप इंडेक्स 14-15 पॉइंट की तेजी के साथ, वहीं 200 अंकों का नुकसान सेंसेक्स में बरकरार है। निफ्टी 50 अंक नीचे, लेकिन एक संकेत जो अच्छा दिख रहा है वो ये कि 7550 के नीचे निफ्टी टिक नहीं रहा है, वो एक अच्छी बात है। 7542 का लो जरूर बनाया, लेकिन वहां से थोड़ी रिकवरी आई है। चलिए, अब बता दूं आपको कुछ बेहतरीन पिक्स जो आपको ट्रेड करने में मदद करेंगी, और वो पिक्स लेकर आए हमारे लिए अमित हरचेकर। और अमित ने कहा है सबसे ऊपर खरीदारी की राय के तौर पर रिलायंस इंडस्ट्रीज बाजार की इस दिग्गज कंपनी को खरीदना चाहता है। अमित, बताइए। देखिए, अगर हम डेरिवेटिव्स डेटा देखें तो स्टॉक में काफी एक्यूमुलेशन दिख रहा है अराउंड 1020 से 1030 के बीच में। एंड अगर हम वॉल्यूम्स की भी बात करें, वॉल्यूम्स काफी कम थे डेरिवेटिव सेगमेंट में पिछले कुछ दिनों में। हमारा अनुमान है कि ये एक्यूमुलेशन के साइंस दिखाई दे रहे हैं, और स्टॉक में एक उछाल आ सकता है 1100 की तरफ। तो ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से 990 के स्टॉप लॉस से आप फ्यूचर्स इस लेवल पे लॉन्ग करें, और 1080 टू 1100 हमारा लक्ष्य है, जो कि अगले 4-5 दिन में आ सकता है। तो आप 1025 के ऊपर फ्यूचर निकलने की बात कर रहे थे ना, तो 1035 तो हो गया है, अभी ले लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, ठीक बात है। रिलायंस खरीदे, 990 का स्टॉप लॉस और 1100 का लक्ष्य। लेकिन जब रिलायंस की बात है, डिस्क्लेमर देना जरूरी है आपको। CNBC आवाज जो चैनल आप इस वक्त देख रहे हैं, जिस पर आप रिलायंस की रिकमेंडेशन देख रहे हैं, ये समझ लीजिए कि TV18 का हिस्सा है CNBC आवाज, और TV18 का मालिकाना हक और प्रबंधन दोनों ही रिलायंस इंडस्ट्रीज के हाथ में, ये जरूर ध्यान में रखें। चलिए, अगले कॉल की तरफ बढ़ते हैं, और एक और तेजी की राय जो है वो है आइशर मोटर्स में। बताइए अमित, क्या टारगेट्स हैं? देखिए, इसमें लॉजिक बहुत ही क्लियर है। 1 अप्रैल से ये स्टॉक निफ्टी में इंक्लूड हुआ है, एंड हमारा अंदेशा है कि इसमें वीवैप बाइंग आने के चांसेस है।
लक्ष्य अराउंड 20,500 से 20,600 बनता है और स्टॉप लॉस आपका अराउंड 16,300 का माफ कीजिए। लक्ष्य आपने दिया है 20,500 का, स्टॉप लॉस है आपका 18,500 का। 5 डिजिट वाला बड़ा स्टॉक है तो एक आध नंबर में कंफ्यूजन होना स्वाभाविक है। तो अमित के जो टारगेट्स हैं आपकी स्क्रीन पर आते हुए देख रहे हैं। अमित कह रहे हैं 19,100 के पार निकले खरीदिए, यानी कि यहां से 50 पॉइंट और बढ़ जाए, 50 रुपए आयशर मोटर्स तब खरीद लेना चाहिए। 18,500 का स्टॉप लॉस, 20,500 का लक्ष्य है। एक और पिक है अमित की लिस्ट में शॉर्ट साइड पर, वो मैं थोड़ी देर में लूंगा, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं पिछले महीने यानी कि मार्च के महीने में कंपनी ने दिल खोलकर डिविडेंड बांटे हैं। पिछले साल मार्च के मुकाबले में कंपनियों ने कुल मिलाकर 8 गुना ज्यादा डिविडेंड दिया है। जी हाँ, 8 गुना। और इसी पर और ज्यादा जानकारी लेते हैं, हमारे सहयोगी डिम्पी कालरा हमारे साथ है। डिम्पी, ये बताइए मार्च में कंपनी ने इतनी जबरदस्त बारिश क्यों की है डिविडेंड की? बहुत पैसा बांटा है इन्वेस्टर्स ने। बिल्कुल 45,000 करोड़ रुपया करीब करीब बांटा गया है और ऐसे 321 कंपनियों ने बांट दिया डिविडेंड के तौर पर। असल में अगर आप देखेंगे तो इसमें सरकारी कंपनियों का हिस्सा बहुत ज्यादा है। कुल डिविडेंड का करीब 42% से ज्यादा का हिस्सा सरकारी कंपनियों ने डिविडेंड का जो कुल हिस्सा है वो 42 कंपनी सरकारी कंपनीज थी। असल में NMDC, ONGC, HPCL, नाल्को जैसी कंपनीज ने ज्यादा डिविडेंड दिया। वो इस वजह से क्योंकि एक तो एक कैश रिच है, दूसरा इनका एक्सपेंशन प्लान नहीं और साथ ही मांग कम है। सरकार का एक तर्क है, देखिए अगर आप एक्सपेंड कर नहीं सकते, अगर आपके पास मांग नहीं है तो ये पैसा है कम से कम डिविडेंड के तौर पर दें। और सरकार इसमें बड़ी हिस्सेदारी रखती है। औसतन ज्यादातर सरकार का जो जिसमें प्रमोटर है वो 60% बनती है, यानी कि सरकार के झोली में बहुत पैसा आया। सरकार ने विनिवेश तो नहीं कर पाई, लेकिन सरकार ने डिविडेंड के जरिए अपने आप को काफी हद तक कैश रिच किया। उसमें उन लोगों को भी बेनिफिट हुआ जो डिविडेंड के तौर पर इन्हीं कंपनीज के साथ जुड़े रहते हैं, क्योंकि सरकार ने जब ज्यादा डिविडेंड मांगा तो उनके झोली में भी डिविडेंड ज्यादा आ गया, जो कि एक रिटेलर है या फिर इंस्टीट्यूशनल भी इसके साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो एक और डाटा बड़ा इंटरेस्टिंग है कि निजी कंपनियों के प्रमोटर ने भी करीब 14,500 करोड़ रुपए बचा लिए हैं। वो इस वजह से क्योंकि 1 अप्रैल से जो टैक्सेशन है वो बदल रहा था डिविडेंड को लेकर। अगर आप 10 लाख से ज्यादा की आय डिविडेंड से कमाते हैं तो आपको 10% टैक्स देना पड़ता। प्रमोटर टैक्स रिसीवर भी है और टैक्स पेयर भी है। टैक्स रिसीवर के तौर पर इंडिविजुअल सेपरेट हो जाता है, इसलिए इनके ऊपर भी 10% का वो लॉ लग जाता। इसलिए प्रमोटर जब कंपनीज को डिविडेंड दिया तो प्रमोटर को भी फायदा हुआ, जिससे करीब 1450 करोड़ रुपए उनके भी बच गए। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि उनके अपने फायदे और सरकार के अपना एक हिडन पैटर्न भी था, और दूसरा जो नियम बदलाव हो रहे हैं, ये 3 बड़े ऐसे कारण थे जिसकी वजह से डिविडेंड की बरसात हुई। चलिए, तो डिविडेंड मिल गया, बहुत अच्छा मिला। कंपनियों ने, प्रोमोटर्स ने पैसे भी बचाए और साथ ही इन निवेशकों की कमाई भी हुई। लेकिन अब आगे चलते हुए धीमे न पड़ेगा तो जरूर, लेकिन कितना वही देखने वाली बात होगी। शुक्रिया आपका डिम्पी ये पूरी एनालिसिस देने के लिए। और इस बीच बता दें आपको, इस बैंक्स ने और जो किंगफिशर वाला मामला है उसमें सुप्रीम कोर्ट में बैंक्स ने आज माल्या के ऑफर के सामने अपना ऑफर देना था, तो बैंक्स ने ठुकरा दिया है माल्या का 4,000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव कि हम 9,000 करोड़ के सामने 4,000 करोड़ रुपए देना चाहते हैं। और ये आपको पता है कल से सबसे पहले CNBC आवाज ने आपको ये खबर दी थी कि विजय माल्या का ये प्रस्ताव बैंक ठुकरा देंगे। वो मिनिमम 6,000 करोड़ से कम में राजी नहीं होंगे। फिलहाल अब कितने में राजी होते हैं ये हम और डिटेल में बताएंगे, लेकिन एक बात तो साफ है, जैसा CNBC आवाज ने आपको सबसे पहले कहा था, 4,000 करोड़ रुपए में बैंक मानने वाले नहीं। और यही बैंक्स ने कहा है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में। ये ताजा खबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होती हुई दिख रही है। विजय माल्या का प्रस्ताव बैंक्स ने सुप्रीम कोर्ट में ठुकरा दिया है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। तो विजय माल्या के लिए मुश्किलें अभी भी कम होती नजर नहीं आ रही है। वक्त एक ब्रेक के बाद एक शॉर्ट करने की रणनीति आपके लिए, कौन सा स्टॉक है और क्या है टारगेट, साथ ही ऑप्शंस की रणनीति भी हमारे एक्सपर्ट से इस ब्रेक के बाद। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पर हम बातचीत करते हैं हमारे ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय से। लक्ष्मण, बताइए क्या पूरी डिटेल्स निकल कर आ रही है इस मामले में?
देखिए, विजय माल्या मामले को लेकर अभी सुनवाई शुरू हुई है। यहां पर बैंकों ने साफ तौर से कह दिया सुप्रीम कोर्ट को कि विजय माल्या की तरफ से, किंगफिशर की तरफ से जो भी कर्ज चुकाने के जो प्रस्ताव दिए गए थे, उस प्रस्ताव को बैंक स्वीकार नहीं करते हैं। उसके पीछे दो वजह बताई गई है। पहली वजह तो ये कि जो प्रस्ताव विजय माल्या की तरफ से दिए गए हैं उसमें कई सारी खामियां हैं कि कर्ज कैसे चुकाएंगे, कहां से पैसा आएगा, समय सीमा जो बताया जा रहा है वो भी बहुत ज्यादा ठोस नहीं है। दूसरी बड़ी बात, बैंकों का कहना है कि इसमें सिर्फ 4,000 करोड़ रुपए का प्लान दिया गया है, 2,000 करोड़ रुपए आगे चलकर भी देंगे, लेकिन हमें तो तुरंत यहां पे 9,000 करोड़ रुपए का प्लान चाहिए। जो उनका कुल कर्ज है, उन कुल कर्ज को चुकाने का प्लान सौंपे, तभी हम इस पर कुछ कर सकते हैं। और फिर सुप्रीम कोर्ट से यह कहा गया कि आगे वो डायरेक्शन दे कि किस तरह से विजय माल्या से पैसे वहां पे वसूले जाएं, विजय माल्या को जरूरी डायरेक्शन दे। यहां बता दूं कि पिछले दिनों विजय माल्या की तरफ से कर्ज चुकाने का प्रस्ताव दिया गया था, जिसमें कहा गया था कि 2,000 करोड़ रुपए अपफ्रंट हम देने को तैयार हैं, 2,000 करोड़ रुपए जो बाकी बचता है वो 30 सितंबर तक देंगे। उसके बाद 2013 में बेंगलोर में एक लॉसूट फाइल किया है, जिसमें $236 मिलियन का लॉसूट फाइल किया गया। वहां से अगर जीतते हैं केस तो वहां से जो पैसा आएगा वो हम चुकाएंगे। लेकिन इस प्रस्ताव से बहुत हद तक बैंक सहमत नहीं थे और संभावना इसकी बिल्कुल थी कि बैंक इस प्रस्ताव को नकार देंगे, अस्वीकार कर देंगे, और वही सुप्रीम कोर्ट में हुआ है। और फिर अब देखना है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में आगे क्या आदेश जारी करती है। शुक्रिया लक्ष्मण, पूरा अपडेट और हम आगे लेंगे आपसे इस खबर पर, लेकिन फिलहाल ये एक बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से आती हुई। इस बीच मिड कैप इंडेक्स 1.4% ऊपर है। आपके सामने रख दूं रणनीति ऑप्शंस की। यहां पर अमित हर्षिकर ने ऑप्शंस में जो रणनीति दी है वो है 7,700 का कॉल ऑप्शन खरीदें, लेकिन उसके सामने 7,850 के 2 कॉल ऑप्शन बेच दें। प्रीमियम मिलेगी आपको। यहां पर टोटल प्रीमियम जो देनी होगी वो 15 रुपए की रहेगी और टारगेट है इसका 60 रुपए का। साथ ही बैंक ऑफ बड़ौदा, इसका फ्यूचर भी बेचने की राय उन्होंने दी है 145 से 147 के बीच में। 153 का स्टॉप लॉस है, 132 रुपए का लक्ष्य, ये है उनकी रणनीति। शुक्रिया अमित और समित आप दोनों का हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और बाजार पर अपनी राय देने के लिए। 7,550 के आसपास सपोर्ट लेता हुआ निफ्टी, वहां से रिकवरी निचले स्तर से लगभग 30 अंकों की। वक्त एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद होगा आपके लिए अगला शो। सौदा आपका लेकर आ रहे हैं हमारे साथ आशीष है इस वक्त शेयरों पर फटाफट सलाह देने के लिए। आशीष, क्या कुछ करने वाले हैं आज आप? बिल्कुल, जो बहुत सारी क्वेरीज आ रही है हमारे पास, बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, उस पर manasjaiswal.com के मानस जायसवाल जुड़ेंगे तो उनसे उन क्वेरीज को सॉल्व कराने की कोशिश होगी फटाफट। और साथ साथ शायद सबसे कुछ ही देर बाद वो एपेलाइट ट्रिब्यूनल जो इलेक्ट्रिसिटी का वो कंपनसेटरी टैरिफ पे अपना फैसला सुना सकता है। तो टाटा पावर, अदानी पावर अभी तो मजबूती के साथ कामकाज कर रहे हैं, पर वो फैसला बहुत इंपॉर्टेंट होगा, तो उस पर भी डिटेल्स पे स्टडी।